नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। तो अगर आप भी देने वाले हैं यूपी बोर्ड से क्लास 10 का पेपर, तो ये क्लास होने वाली है आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। चूँकि आज की क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 10 का साइंस का मॉडल पेपर। मैं आज आपको पूरा का पूरा मॉडल पेपर सॉल्व करवाने वाला हूँ, यानी कि पूरा का पूरा पेपर आपका बोर्ड एग्जाम में 29 तारीख को किस तरह से आने वाला है वो पूरा पेपर मैं सॉल्व करवाऊँगा। इसलिए वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि समय आपको 3 घंटे 15 मिनट का मिलने वाला है और पेपर आपका 70 नंबर का होने वाला है, ठीक है। और सबसे पहले आपको मिलने वाला है खंड आ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि होगा 20 क्वेश्चन 20 नंबर का। तो चलिए सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। ध्यान से देखिएगा, नहीं पूछा गया है कौन सा पदार्थ है जो कि लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। जल है, कांच है, प्लास्टिक है या मिट्टी है। तो याद रखिएगा, मिट्टी का प्रयोग लेंस बनाने में बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अवतल दर्पण के फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वक्रता केंद्र पर, दर्पण के पीछे, अनंत पर, ध्रुव पर। तो याद रखिएगा अनंत पर बनता है, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, कांच का अपवर्तनांक किस रंग के लिए न्यूनतम होता है। कांच का अपवर्तनांक न्यूनतम पूछा गया है, किस रंग के लिए होता है। तो न्यूनतम की अगर बात कर रहा है तो याद रखिएगा लाल रंग के लिए न्यूनतम होता है, और अधिकतम पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे, बैंगनी रंग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु स्थित होता है 25 सेंटीमीटर पर, 25 सेंटीमीटर से कम पर, अनंत पर, अनंत से कम पर। तो याद रखिएगा, अगर यहीं पर पूछा जाता कि स्वस्थ व्यक्ति जो होता है उसका दूर बिंदु कहाँ बनता है दृष्टि का, तो आप कहते अनंत पर। अगर स्वस्थ व्यक्ति का ही निकट पूछा जाता तो आप कहते 25 पर। लेकिन निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु पूछा गया है, ये कहाँ पर बनेगा, ये अनंत से कम दूरी पर बनेगा, अनंत से कम दूरी पर बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है कि ओम के नियम के अनुसार विभवांतर तथा धारा के बीच का ग्राफ होगा। विभवांतर और धारा के बीच का ग्राफ होगा, वृत्त होगा, अर्धवृत्त होगा, सरल रेखा होगा या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा यहाँ पर इनमें से कोई नहीं होता है। चूँकि जब ओम के नियम के अनुसार क्रिया कराते हैं तो विभवांतर स्थिर होता है और धारा जो है वो बढ़ती रहती है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा, यानी इनमें से कोई नहीं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 6 नंबर कि किसी विद्युत केतली में प्रवाहित धारा अगर 3 गुनी कर देने पर केतली में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा क्या हो जाएगी। 4 गुनी, 3 गुनी, 9 गुनी या 12 गुनी। तो याद रखिएगा ये 9 गुनी हो जाएगी, ठीक है, 9 गुनी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में क्षेत्र के लंबवत रखे यल यानी लंबाई के धारा आई वाले चालक पर लगने वाले चुंबकीय बल का परिमाण क्या होगा। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। इसके बाद आपका उपखंड खा आता है। उपखंड खा में आपका देखिए रसायन विज्ञान शुरू होता है, जिसमें पहला क्वेश्चन आपका है कि अभिक्रिया Zn प्लस H2SO4 गिव्स आउट ZnSO4 प्लस H2 कौन सी अभिक्रिया है। ये संयोजन है, ये विस्थापन है, ये वियोजन है, ये द्विविस्थापन है। तो संयोजन अभिक्रिया वहाँ होती है जहाँ 2 तत्व आपस में मिल करके एक नया तत्व बनाते हैं। वियोजन अभिक्रिया वहाँ होती है जहाँ 2 तत्व अलग अलग होते हैं, यानी उनका खंडन होता है। यहाँ हो जाएगी विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्यों होगी, क्योंकि Zn जो है वो H2SO जब अभिक्रिया कराई गई Zn की H2SO4 के साथ, तो क्या होता है कि H2 की जगह पर Zn आ गया और H2 बाहर हो गया। तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है वो विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है कि चिप्स की थैली में भरी जाने वाली गैस कौन सी है। अमोनिया, नाइट्रोजन, CO2 या SO2। तो याद रखिएगा नाइट्रोजन गैस, चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 है 25 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध जल का pH मान कितना होता है। तो शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती है। कापर, जिंक, Ag या फिर Ni। याद रखिएगा जर्मन सिल्वर में Ag नहीं होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है CH3COCH3 का IUPAC नाम क्या होगा। तो इसका IUPAC नाम होगा प्रोपेनोन, यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका कि साबुन किस प्रकार का यौगिक है। अम्ल है, भस्म है, लवण है या एस्टर है। तो याद रखिएगा साबुन जो है ये एक
अम्ल प्रकार का यौगिक होता है। उसके बाद शुरू होता है उपखंड ग आपका, जहाँ पर आप देख पा रहे हैं 14वां क्वेश्चन आपका है कि पौधों में जल परिवहन किसके द्वारा होता है, फ्लोएम द्वारा, रंध्र द्वारा, मज्जा द्वारा या जाइलम द्वारा। तो पौधों में जो जल परिवहन है वो होता है जाइलम द्वारा। क्वेश्चन नंबर 15 है प्रकाश अभिक्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक के ग्रेना में, हरित लवक के स्ट्रोमा में या राइबोसोम में। तो 15 में आपका बी सही होगा, हरित लवक के ग्रेना में। क्वेश्चन नंबर 16 है कि मादा लिंग हार्मोन है एंड्रोजन, इंसुलिन, एस्ट्रोजन, इनमें से कोई नहीं, तो एस्ट्रोजन हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है ऑक्सीटोसिन का स्रावण होता है, ऑक्सीटोसिन का स्रावण कहाँ होता है, थायराइड से, थाइमस से, पिट्यूटरी से या एड्रिनल से। तो याद रखिएगा ऑक्सीटोसिन का स्रावण होता है पिट्यूटरी से। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है। तो याद रखिएगा निषेचन के बाद जो अंडाशय है वही फल में बदल जाता है। अगला क्वेश्चन है 19 कि शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है, 22, 24, 44 या 2। तो शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी मानी गई, 22 मानी गई है। क्वेश्चन नंबर 20 है खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी जंतु होते हैं। तो जो शाकाहारी जंतु होते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। इस तरह से पूरा का पूरा 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने करवा दिया। तो वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद अब खंड बा आपका शुरू होता है वर्णनात्मक प्रश्न। वर्णनात्मक प्रश्न में पहला क्वेश्चन आपका है कि प्रकाशिक केंद्र तथा मुख्य अक्ष की परिभाषा लिखिए। ठीक है, प्रकाशिक केंद्र तथा मुख्य अक्ष की परिभाषा लिखिए। तो हमने पहले से लिख रखा है, समझाते हैं आपको। प्रकाशिक केंद्र आपको लिखना है। ठीक है, तो हमने लिखा कि लेंस के मध्य में स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश किरणें अपने मार्ग से विचलित नहीं होती हैं। ठीक है, क्योंकि अगर अपने मार्ग से विचलित हो जाएंगी तब वो क्या हो जाएगा, प्रकाश का वो क्या हो जाएगा, अपवर्तन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें जो किरणें होती हैं वो अपने मार्ग से विचलित नहीं होती हैं, और यही क्रिया प्रकाशिक केंद्र कहलाती है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा गया है एग्ज़ाम में। इसी में दूसरा पॉइंट पूछा गया था कि मुख्य अक्ष क्या है। तो लिखेंगे कि लेंस के मध्य से होकर जाने वाली लंबवत रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक है, लेंस के मध्य से, यानी ये जो आपका लेंस होता है, ये जो लेंस होता है इसके मध्य से जो होकर जाने वाली लंबवत रेखा होती है ये क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका अगला है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका है कि नेत्र लेंस की समंजन क्षमता से क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो नेत्र लेंस की समंजन क्षमता क्या है समझते हैं। तो हमने हेडिंग डाल दी नेत्र लेंस की समंजन क्षमता। लिखेंगे कि नेत्र से वस्तु चाहे दूर हो चाहे पास हो उसकी फोकस दूरी को नेत्र द्वारा समायोजित करने की क्षमता नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कहलाती है। ठीक है, बहुत ही संक्षिप्त में हमने इसको लिख रखा है। ठीक है, कि नेत्र से वस्तु चाहे दूर हो चाहे पास हो उसकी जो फोकस दूरी होती है उसको समायोजित करना ही नेत्र की समंजन क्षमता कहलाता है। और इसी में आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है लेंस की क्षमता किसे कहते हैं, इसका मात्रक। ठीक है, तो लेंस की क्षमता किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन को हम लिखेंगे कि किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों का अभिसरण या अपसरण करने की क्षमता लेंस की क्षमता कहलाती है। ठीक है, और अगर इसके मात्रक की बात कर ली जाए तो आप इसका मात्रक क्या लिखेंगे, डायोप्टर लिखेंगे, जिसे डी से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसके बाद समझते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है योगात्मक तथा द्विविस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं योगात्मक अभिक्रिया। ठीक है, तो योगात्मक अभिक्रिया हमने लिख रखा है कि वो अभिक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके केवल एक पदार्थ बनाते हैं। इतनी सी बात आपको याद करना है, वह अभिक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके केवल एक पदार्थ बनाते हैं योगात्मक अभिक्रिया कहलाता है। हो गया। ठीक है, जैसे कि आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं
सल्फ़र और ऑक्सीजन को मिलाने पर, ये सल्फ़र S हो गया, ऑक्सीजन O2 हो गया, तो S प्लस O2 मिलाएंगे तो SO2 यानी सल्फ़र डाइऑक्साइड बनेगा। यही योगात्मक अपक्रिया का उदाहरण हो गया। इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है कि जब भी आप रसायन विज्ञान के प्रश्नों को लिखेंगे तो उदाहरण जरूर देना है, ठीक है। दूसरा इसी में पूछा गया है द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है, तो आप लिखेंगे कि ऐसी अभिक्रियाएँ जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है तथा नए यौगिक बनते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। उदाहरण में लिखा गया है NaCl प्लस AgNO3 गिव्स आउट क्या हो जाएगा, AgCl प्लस NaNO3, ठीक है। तो इस तरह से हो गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस के दो उपयोग लिखिए, ठीक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के दो उपयोग हमने लिख रखे हैं, ठीक है, जो कि बड़ा ही आसान है। आप जानते हैं इसका प्रयोग क्या होता है, मूर्तियां तथा खिलौने बनाने में इसका प्रयोग होता है। और दूसरा है कि डॉक्टर द्वारा इसका उपयोग टूटी हड्डियों को सही स्थिति में रखने या फिर हड्डियों को प्लास्टर चढ़ाने के रूप में भी प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पीएच मान किसे कहते हैं, ठीक है। पीएच मान किसे कहते हैं, इसके महत्व को लिखिए। तो पीएच मान की अगर बात कर लें तो हमने लिखा है कि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघु गुणक को विलयन का पीएच मान कहते हैं। और पीएच का महत्व, इसका महत्व क्या होता है पीएच मान का, तो पीएच मान का महत्व हमारे शरीर के पाचन में होता है। और दूसरा है कि पीएच मान का महत्व दंत क्षय में भी होता है। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है कि धातु के शोधन की विद्युत अपघटनी विधि का सचित्र वर्णन कीजिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप कर लेंगे क्योंकि इसमें चित्र बनाना है विद्युत अपघटनी भट्ठी का, ठीक है। खंड खा है कि साबुन किसे कहते हैं, साबुनीकरण को अभिक्रिया द्वारा समझाइए। ये क्वेश्चन हम आपका ज़रूर करवाएंगे, साबुन, ठीक है। तो लिखेंगे कि उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं, ठीक है। ये तेलों और वसाओं के तनु NaOH, ठीक है, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड या KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड द्वारा जल अपघटन से प्राप्त किए जाते हैं। इसी क्रिया को साबुनीकरण कहते हैं, ठीक है। फिर साबुनीकरण का जो स्ट्रक्चर है वो आप इस तरह से लिखेंगे CH2O COC 70H35, ठीक है। सिंगल बॉन्ड से इसको जोड़ेंगे CHO COC 70H5 प्लस NaOH गिव्स आउट CHOH प्लस 3C70H35 COO Na, ठीक है। और सिंगल बॉन्ड से CH2OH इधर भी जोड़ेंगे और CH2OH इधर भी जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये हो गया साबुनीकरण की पूरी अभिक्रिया। और बिल्कुल ऐसा ही आप लिख करके आएंगे आसानी के साथ, 3 से 4 नंबर आपको इस साबुनीकरण के क्वेश्चन में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है अथवा करके एक और दिया गया है, तो अथवा वाला हम नहीं करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन हमने कर लिया। अब आते हैं उपखंड गा पर। उपखंड गा जीव विज्ञान है, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया किसे कहते हैं। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया। इसका रासायनिक समीकरण लिखिए और यह किन कारकों पर निर्भर करता है, ठीक है। तो देखिएगा, प्रकाश संश्लेषण जो है पौधों में जिस विधि द्वारा भोजन का निर्माण होता है उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, ठीक है। सीधी सी परिभाषा है कि पौधों में जिस विधि द्वारा भोजन का निर्माण होता है उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसका समीकरण की बात करें तो लिखेंगे 6CO प्लस 6H2O। तो गिव्स आउट में क्या हो जाएगा, देखिएगा 6CO, इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर कार्बन 6 है और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा कि हाइड्रोजन कितना है तो 6 दूनी 12 और ऑक्सीजन कितना है 2। इसी को यहाँ पर जब तोड़ के लिखेंगे तो लिखेंगे C6, ठीक है। यहाँ 6 कार्बन थे, ये 6 कार्बन यहाँ पर आ गए C6,
ठीक है। हाइड्रोजन अभी हमने कहा ये 6 है और यहाँ 2 लगा है, इसका मतलब 6 दूनी 12 हाइड्रोजन आ गए। और ऑक्सीजन अभी भी यहाँ पर कितना बचा हुआ है, देखिए 6 दूनी 12, हाइड्रोजन 2 है और 6 से गुणा ऑक्सीजन में होगा तो ऑक्सीजन तो 6 ही आएगा, तो ऑक्सीजन भी आ गया। अब बचा क्या, बचा सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 6O2 बचा, तो ये 6O2 लास्ट में लिख देंगे। इस तरह से इसकी पूरी अभिक्रिया संपन्न हो गई। तो लिखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण की दर अनेक बाह्य तथा अंतः कारकों से प्रभावित होती है और ये कारक निम्नलिखित हैं। जैसे बाह्य कारक में कह दिया जाए प्रकाश, ताप, वायु, जल इत्यादि। अंतः कारक में लिख दिया जाए कि पत्ती की संरचना, स्टोमेटा की स्थिति इत्यादि। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो 9 नंबर क्वेश्चन है कि पादप हार्मोन किसे कहते हैं। एक गैसीय हार्मोन लिखिए तथा इसके कार्यों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो पादप हार्मोन की बात कर लेते हैं। तो पादपों में वृद्धि तथा विकास को नियंत्रित करने के लिए कुछ विशिष्ट रासायनिक पदार्थ होते हैं जिन्हें पादप हार्मोन या वृद्धि नियामक कहते हैं। गैसीय हार्मोन इथाइलिन यह गैसीय अवस्था में पाया जाता है और इसका मुख्य कार्य फलों को पकाना होता है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस का या किसका प्रयोग करते हैं, तो आप कहेंगे इथाइलिन का प्रयोग किया जाता है। फिर बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की कि लैंगिक तथा अलैंगिक जनन के 4 अंतर लिखिए। ठीक है, बहुत सिंपल है, हमने लिख दिया। लैंगिक एक तरफ आप ऐसे लिखेंगे लैंगिक, दूसरी तरफ लिखेंगे अलैंगिक। बिल्कुल इसी तरीके से एकदम सुंदर तरीके से आपको लिख करके आना है। लैंगिक में हमने लिखा कि संतान की उत्पत्ति के लिए प्रायः 2 जनकों का होना आवश्यक है। यानी जो लैंगिक जनन होता है इसमें अगर संतान की उत्पत्ति करनी है तो 2 जनकों का होना आवश्यक है, एक जनक से संतान की उत्पत्ति नहीं हो सकती। अलैंगिक जनन में है कि एक ही जनक के द्वारा इसमें संतान की उत्पत्ति हो जाती है। दूसरा पॉइंट लिखा, युग्मकों के निर्माण के लिए अर्धसूत्री विभाजन होता है। अलैंगिक जनन में युग्मकों की आवश्यकता नहीं होती है, अतः सभी विभाजन समसूत्री विभाजन ही होते हैं। 3 नंबर पॉइंट की बात करते हैं, युग्मकों का संलयन जिसे प्रायः निषेचन कहते हैं और इसमें है कि निषेचन नहीं होता है। 4 नंबर पॉइंट है कि संतति के लक्षणों में परिवर्तन पाया जाता है और उनमें दोनों जनकों के गुण पाए जाते हैं। और अलैंगिक में लिखा गया नए जीव पूर्णतः जनक के सामान्य गुणों वाले होते हैं। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 और लास्ट क्वेश्चन भी ये हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में 2 क्वेश्चन दिया गया है। पहला दिया गया है कि आनुवांशिकता से आप क्या समझते हैं, इसके जन्मदाता कौन थे और इनके पूर्ण प्रभावित का नियम लिखिए। दूसरा है मानव के वृक्क की संरचना और उसके कार्यों का वर्णन। तो हमने पहला ही ले लिया आनुवांशिकता। ठीक है, तो सबसे पहले हमने आनुवांशिकता के बारे में लिखा है, आनुवांशिकता क्या है। ठीक है, तो समझिएगा कुछ ऐसे लक्षण सभी जीवों में होते हैं जो उन्हें अपने जनकों से प्राप्त होते हैं, यानी माता पिता कह सकते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलते रहते हैं। इन लक्षणों को ही आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। ठीक है, यानी कुछ ऐसे लक्षण जो हमें माँ बाप से प्राप्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं भैया, वही आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि इन लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी या एक जीव से दूसरे जीव में जाना आनुवंशिक कहलाता है। इसकी खोज ग्रेगर जोहन मेडल ने 1866 में किया था। ठीक है, इसकी खोज 1866 में हुई थी। इसके बाद में इसके कुछ कारकों के बारे में लिखना है। इसके प्रभाविता का नियम क्या है, तो जब विपरीत लक्षणों वाले शुद्ध लंबे तथा शुद्ध बौने पौधे के बीच संकरण कराया जाता है तो प्रथम संतानीय पीढ़ी यानी F1 में विपरीत लक्षणों से केवल एक लक्षण यानी लंबापन जो प्रभावी है दिखाई देता है और अप्रभावी लक्षण यानी जो बौनापन है वो छिपा रहता है। दूसरा है मनुष्य में लिंग निर्धारण। मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं जिनमें 22 जोड़ी ऑटोसोम और 23वां गुणसूत्र वह लिंग निर्धारण में सहायक होता है और ये क्रोमोसोम कहलाता है। इस तरह से बहुत ही कम से कम समय में हमने पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करवा दिया। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारियां चल रही हैं। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।